Welcome to Science Wala classes. Okay, I am Pramod and I am going to discuss today determination of molar mass of solute from depression in freezing point. हम मोलर मास सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? तो जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट किसे कहते हैं? जब हम कम मात्रा में जिस क्वांटिटी को मिलाते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट कहते हैं. तो ये जो टॉपिक है ये सॉल्यूशन चैप्टर से बिलोंग करती है ऑफ केमिस्ट्री और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैंने पिछले वीडियो में आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताया था. सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसमें एक बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात की जाए फॉर द टाइम बिंग, एक सिंपल सॉल्यूशन. बाइनरी का मतलब है दो कंपोनेंट मिलाएंगे, है ना. जैसे पानी में आपने चीनी मिला दिया, पानी में आपने नमक मिला दिया, तो एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट की बात मैं करूँगा. तो अगर सॉल्यूट ऐसा है जो नॉन वोलाटाइल है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है, जिसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट. जैसे चीनी, नमक, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी. ये आप छोड़ दोगे तो वैसे ही रहेगा. लेकिन अगर आप अल्कोहल को छोड़ दो, वाटर को छोड़ दो, तो धीरे धीरे वो रूम टेम्परेचर पर ही वो वेपर में कन्वर्ट होते रहती है, जिसे कहते हैं इवापोरेशन प्रोसेस. तो ऐसे सॉल्यूट को चुनना है जो नॉन वोलाटाइल हो, जो वेपर में जल्दी कन्वर्ट ना हो. अब जैसे कपूर, कैम्फोर, नैफ्थलीन, ये सारे जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर भी, है ना. तो हम ऐसे सॉल्यूट चुनेंगे जो नॉन वोलाटाइल हो, है ना. चीनी, नमक वो बहुत कॉमन आइटम है जो नॉन वोलाटाइल है. तो अगर मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि जब भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, है ना, जैसे पानी ये वोलाटाइल सॉल्वेंट है, उसमें मिला देंगे तो क्या होगा? जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो टेम्परेचर जिस पे वो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. पानी को आप फ्रीजर में रख देते हो, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है. क्यों? क्योंकि वो जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, उस तापमान पे अंदर का माहौल होता है. सो नेचुरली वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है, फ्रोजन हो जाता है और बर्फ़ बन जाती है, सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है. मैंने बताया था कि हर लिक्विड की एक फ्रीजिंग टेम्परेचर होती है, जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड बन जाएगा. अलग अलग लिक्विड की फ्रीजिंग टेम्परेचर जो अलग अलग होती है. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है, डिप्रेशन मतलब घट जाना, कम हो जाना, लोअर हो जाना. जब किसी सॉल्यूशन में हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो होता क्या है? वेपर प्रेशर घट जाता है. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप ज़रूर देखें कैसे घटता है, क्यों घटता है. वेपर प्रेशर के घटने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है. ये भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने डाल रखा है, आप ज़रूर देखिए कि क्यों वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाती है. मैंने ग्राफ के सहारे ये एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में, ज़रूर देखिए उसे आप. तो जब फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तो जिस अमाउंट से घटता है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी तो हो सकता है कि वो -2 डिग्री सेल्सियस हो. जो 0 पे जमता था वो -2 पे घट रहा है. तो कितना का अंतर आ गया? 2 डिग्री सेल्सियस का, इतना से घट गया. कोई लिक्विड अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, वो अब 6 डिग्री सेल्सियस पे घट रहा है, तो कितने का डिफरेंस हो गया? 10 - 6, 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया. तो ये जो फिगर आया, दिस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो उसको हम लोग डेल्टा TF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो क्या लिखा है मैंने. सपोज TF0 इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जैसे पानी को प्योर सॉल्वेंट मानिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको मैंने TF0 बोला है. सपोज जो प्योर सॉल्वेंट है, जरूरी नहीं है कि पानी में ही घोलो, आप अलग अलग बहुत तरह के सॉल्वेंट है, बेंजीन है ना, बहुत सारे सॉल्वेंट है. तो कोई भी प्योर सॉल्वेंट लो, उसका जो एक्चुअल फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो है TF0 एंड TF इज freezing point of a solution
व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। और जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तब उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बदल जाता है, घट जाता है और वो हो जाता है TF। तो चूंकि घट जाता है, कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि TF नॉट जो पहले वाला टेम्परेचर था वो ज़्यादा होगा TF से। सो TF नॉट जो है वो TF से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन। तो कितना से ज़्यादा है, जितना से ज़्यादा हुआ, कितना से घट गया, उसको जो घटने की अमाउंट है उसको हम डिप्रेशन कहेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा TF कहेंगे। डेल्टा मतलब डिफरेंस इन फ्रीजिंग टेम्परेचर, दैट इज ज़्यादा में से कम घटाएंगे। TF नॉट ज़्यादा था ना, तो ज़्यादा में से कम करना TF नॉट माइनस TF। सो दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो ये देखा जाता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग जो पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी होती है, स्मॉल m, मोललिटी। डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी। और अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाया जाए तो एक कांस्टेंट रखते हैं, जो आपको पता है कि हमेशा साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाकर ये कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट रखेंगे और ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। KF इज द कांस्टेंट फॉर दिस प्रोपोर्शनल साइन। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोललिटी क्या रखना है? स्मॉल m, मोललिटी। और KF क्या है? तो KF कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल साइन को मैंने हटा कर रखा है। इसे स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? KF इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। थोड़ा सा लंबा नाम है, याद रखना है आपको। और इसको छोटा भी एक नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो, ये तो हो गई KF के बारे में। अब थोड़ा सा हम मोललिटी के बारे में बात करें, क्योंकि एक्चुअली में आपका जो डेल्टा TF है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मोललिटी कैसे निकाला जाए? तो देखो, सपोज A इज सॉल्वेंट एंड B इज सॉल्यूट। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, दोनों को मैंने मिक्स किया। सॉल्वेंट को मैंने नाम रखा A एंड सॉल्यूट को नाम रखा B, ताकि पहचान सके, ताकि हम नेमिंग अच्छा से कर सके, इसलिए मैंने नेम कर दे दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज WB इन ग्राम। हम मान के चलते हैं कि B जो सॉल्यूट है उसका मास कितना लिया गया है, कुछ ना कुछ तो आपने 20 ग्राम चीनी डाला, 25 ग्राम नमक डाला, तो ये कितना ग्राम आपने सॉल्यूट लिया। तो सपोज वो WB कहेंगे, जितना मास आपने लिया है। अब याद रखना ग्राम में, G फॉर ग्राम, हमेशा ग्राम में लेना है। एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज MB इन ग्राम। उसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, इसको मोलर मास भी कहते हैं, वो भी ग्राम में। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट B इज NB। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, जिसको हम NB बोलेंगे। NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NB कितना होगा? तो NB का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए टोटल मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। बहुत आसान है, टोटल मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो NB इज इक्वल टू WB बाई MB मैंने लिखा है। मास जितना मैंने लिया है सॉल्यूट का और उसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। सॉरी। नाउ सपोज मास ऑफ सॉल्वेंट इज WA। A सॉल्वेंट है, उसका मास हमने WA ग्राम में लिया। सबसे पानी हमने 100 ग्राम पानी लिया, हमने 800 ग्राम पानी लिया। तो ये जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है जिसमें मैंने घोला, उसका मास भी W है और वो भी ग्राम में मैंने लिया। हम क्या करेंगे कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मोललिटी का जो डिफिनेशन है, मोललिटी का जो फॉर्मूला है, उसमें आपको जो सॉल्वेंट का मास हो वो केजी में देना है। इसलिए अगर हम ग्राम में लेते हैं तो उसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, और केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं। जो WA जो ग्राम में है उसे 1000 से डिवाइड करके केजी में बदल दिया मैंने। अब हम मोललिटी निकालने जा रहे हैं। मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन का मोललिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने अभी भी निकाला NB, दैट इज इक्वल टू WB बाई MB, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अभी निकाला हमने WA बाई 1000, ये केजी में है।
NB का जो वैल्यू है WB/MB मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर प्लेस कर दिया और ये वही उतार दिया। ये ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जो है नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा और ये हो जाएगा WB × 1000/MB × WA। ये क्या निकल गया? मोललिटी m, स्मॉल m की वैल्यू। अब मेरा डेल्टा TF का जो रिलेशन था यहाँ पे मैंने लाया था डेल्टा TF = KF × m, स्मॉल m। तो मैंने इसी फार्मूला का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया और इसमें m अभी भी जो मोललिटी निकाला उसे वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, सिंपल। तो डेल्टा TF = KF × m की जगह पर मैंने अभी जो मोललिटी का फार्मूला लाया लगा दिया। तो फाइनली क्या हो गया? डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट = KF जो कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इनटू WB का मतलब, B का मतलब सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का कितना ग्राम लिया? WB × 1000/MB का मतलब सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, इनटू WA मतलब सॉल्वेंट का मास जो मैंने लिया। तो इस एक्सप्रेशन में अगर आपको MB को छोड़ करके सारे का वैल्यू मालूम है तो आप MB निकाल सकते हो, मतलब मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज MB। अगर आपको डेल्टा TF मालूम है, अगर आपको KF की वैल्यू मालूम है, आपको WB मालूम है, आपको WA मालूम है तो MB निकाल सकते हैं। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मालूम है, आपको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है, आपको सॉल्यूट का मास मालूम है, कितना सॉल्यूट आपने घोल रखा है, और आपको WA मालूम है, मतलब आपने कितना ग्राम सॉल्वेंट लिया था वो मालूम है, तो आराम से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस एक्सप्रेशन पे, इस फॉर्मूला पे एग्जाम में आते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। ये एक्सप्रेशन, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए, और उसके लिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।